हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन IAS के 13 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, एथिक्स के लेक्चर सीरीज अब लगभग अपलोड कर दिए गए हैं। एक दो लेक्चर सीरीज और आएंगी, उसके बाद आपका पूरा एथिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड गेट relevant information about the upcoming classes as well as various facts and details that will be utilized for your mains preparation and answer writing. So friends, without delaying, 6 articles to be discussed today. पहला है आपका रिट पटिशन नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स बाय बैंक्स। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो क्या इश्यू है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन सिलेबस सबसे पहले तो देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट इसके अंतर्गत आएंगी। सबसे पहली बात तो आपको सरफाइसी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो जो सरफाइसी एक्ट 2002 है, 2002 में लाया गया था। इसका बेसिक फुल फॉर्म अगर देखें तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, इतना लंबा चौड़ा नाम है। तो बेसिकली इसका जो मेन एम है कि ये जो बैंक्स हैं इनको एम्पावर करता है कि अगर लोन रिकवरी नहीं हो रही है तो फिर ये इस एक्ट के माध्यम से लोन रिकवरी का कार्य कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NPA जो बैंकों में देखने को मिलती है, या बैड एसेट जो बैंकों में हो जाती है, तो उनको रिकवरी करने के लिए ये सरफाइसी एक्ट पावर देता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, है ना। तो बैंक डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं टू रिकवर द बैड एसेट या NPA। यहाँ पर कोर्ट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन वॉट, ये जो आपका सरफाइसी एक्ट है वो एम्पावर करता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को कि ये जो ARC है वो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन बैड एसेट या NPA का कर सकते हैं रिजोल्यूशन के माध्यम से, या फिर लिक्विडिटी के माध्यम से। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि नीलामी कर दिया और फिर उससे जो पैसे आएंगे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं टू द लैंडर्स। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो एक प्रकार से फैसिलिटेटर का काम करता है, ये बैंकों से उस NPA पेपर को खरीद लेता है सस्ते दाम में और फिर बाद में उसको ऊंचे दाम में रिकवर करने का प्रयास करता है और बीच में उसको फ़ायदा होता है, आपको भी पता है। और ये जो आपके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं ये एक कंपनी के रूप में रजिस्टर होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, ये याद रखना है। एंड इट इज़ रजिस्टर्ड विथ RBI अंडर द सरफाइसी एक्ट 2002। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ARC के बारे में, ठीक है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, प्लस रजिस्टर्ड कहाँ पर है तो RBI के अंतर्गत रजिस्टर्ड है अंडर द सरफाइसी एक्ट 2002, ठीक है। तो ये हमने सरफाइसी एक्ट के बेसिक के बारे में जाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बात कहते हुए ऑब्जर्व करी थी। इश्यू बेसिकली ये था कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने एक रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया था अंडर द आर्टिकल 226 जो एम्पावर करता है रिट पिटीशन को इश्यू करने के लिए बाय द हाई कोर्ट। और ये जो रिट पिटीशन है बोरोवर्स के द्वारा फाइल किया गया था अगेंस्ट एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो यही फैसला या मैटर जब सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये सब जो बैंकों की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं अंडर द सरफाइसी एक्ट ये कोर्ट से नहीं बल्कि उसी लॉ के अंतर्गत जो समाधान बताए गए हैं उससे किया जाए। तो वही आप देख सकते हो जो रिट पिटीशन है चैलेंजिंग द प्रोसीडिंग्स अंडर द सरफाइसी एक्ट जो इनिशिएट किए जाते हैं प्राइवेट बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, इट इज़ नॉट मेंटेबल, है ना। यानी कि रिट पिटीशन के माध्यम से सॉल्व नहीं होगा। तो कहाँ से सॉल्व होगा, तो जो बोरोवर्स हैं या फिर जो एग्रीव्ड हैं बाय द प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर द सरफाइसी एक्ट, किसके द्वारा, बाय द बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो रेमेडी को अगर हासिल करना है इनको तो फिर ये इसी लॉ के माध्यम से रेमेडी हासिल कर सकते हैं।
बिकॉज इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सपीडियस एंड इफेक्टिव स्टेट्यूटरी रेमेडी हो। तो ये बेसिक आपका मैटर है। और ये जो आपके सरफाइसी एक्ट है, ये याद रखना है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और जब हम बात करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि वो लेंडर्स जिन्होंने लोन दिए हैं और बदले में उनको एज ए सिक्योरिटी कुछ मिला है एज ए मॉर्टगेज, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के पास पावर होगी कि वो जो है कोलेटरल सिक्योरिटी का पोसेशन कर सकते हैं, है ना, लिक्विडेशन कर सकते हैं अगर डिफॉल्टर ने रिपेमेंट नहीं किया लोन या इंटरेस्ट का। तो ये बातें तो आपको पता भी होगी फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें की डेफिनेशन की, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब होता है जो एसेट है उसके वैल्यू को वापस लाना। यानी कि जैसे एनपीए है, एनपीए है तो एक प्रकार से एसेट, लेकिन बैड एसेट है, लेकिन इसी एनपीए को जब रिकवर किया जाएगा तो कहलाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके तहत देख सकते हो इट इज एक्विजिशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ द बैंक्स, चाहे वो लोन के रूप में, एडवांसेस के रूप में जो दिए जाते हैं, तो उसको जब हम एक्वायर करने का प्रयास करते हैं, जैसे लोन दिया हमने, लोन को रिकवर करना है, एनपीए हो गई, एनपीए को रिकवर करना है, तो ये सब आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन में आएंगे। ठीक है, सो दैट एसेट का रियलाइजेशन हो सके, है ना। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर करना फ्रॉम द बैंक्स। आपने पैसे कुछ इन्वेस्ट किए तो आपको बदले में सिक्योरिटी मिलती है, जैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये सब हो गया आपका सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द बैंक्स आइदर बाय वे ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी रिसिप्ट टू द क्वालिफाइड बायर। तो जो भी सिक्योरिटी खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो उनके बदले में जो सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलती है, तो ये हो गया आपका सिक्योरिटाइजेशन। और ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है, इट रिप्रेजेंट्स एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट। जब हम बात करते हैं एआरसी या फिर बैड बैंक की, तो क्या है ये? तो एक प्रकार से ये स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये बेसिकली क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था कि लेट से एक बैंक है और बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये बैंक जो है इस एनपीए को रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, ये बैंक बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये सारे जो एनपीए हैं वो सस्ते दाम में दे देगा, और ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अब इसकी ड्यूटी बनेगी कि ये उसको हायर दाम में रिकवर करवाए, और जो बीच में इसको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैड बैंक का काम होता है कि भाई साहब आप मुझे इतने में एनपीए दे दो और मैं इसको फिर रिकवर करवाऊंगा, और दोनों का बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज बैंक का एनपीए एनपीए ही रह जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन एआरसी के पास अपने ट्रेंड स्टाफ स्किल्स सब कुछ होते हैं, तो आराम से जो है ये एसेट को रिकवर करवा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 1 को देखा। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कुड लीड टू यील्ड लॉस। तो देख सकते हो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कमेटी गठित की थी, तो उस कमेटी के रिपोर्ट में ये अब निकल कर आ रहा है कि ये जो इतना ज़्यादा चर्चा में रहा JBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वो कहीं ना कहीं यील्ड लॉस करवा सकता है ना। बिकॉज ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था, इसीलिए इसको ब्रॉड लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा रहा था जितना आपको देखने को न्यूज में मिला हो, है ना। तो डिस्कस करेंगे इसे आर्टिकल्स को। सबसे पहले सिलेबस, तो सिलेबस में आपका ये ब्रॉडर एग्रीकल्चर टॉपिक को कवर करेगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये एक टॉपिक ही आप समझ लो, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका ये आएगा। तो आप देख सकते हो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये जो आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, अगर इसको लाया जाता है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का उसमें कमी आ सकती है, और अगर प्रोडक्शन में कमी आएगी तो फिर इंडिया की फूड सिक्योरिटी को डायरेक्ट खतरा हो सकता है।
एंड इसीलिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बजाय उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव्स बताए थे कि भाई साहब इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। कैसे? तो जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जैसे जो फार्म प्रैक्टिसेस है उसको लगाया जाए। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट भी कर रहे हैं। ये है आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, यानी कि टेकिंग एनवायरनमेंट इनटू कंसिडरेशन एज वेल व्हाइल डूइंग एग्रीकल्चर। तो कैसे हो सकता है? जैसे फार्म यील्ड मैन्यूर हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, ये सब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कुछ टूल्स हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर लो, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लो, तो ये सब सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्शन भी आपका लॉस नहीं होगा, साथ ही साथ आपका जो इमिशन है वो भी कम हो सकेगा। अगर हम बात करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा है, ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कीवर्ड है एंड इट इज़ ए वे ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज किया जाएगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई भी इनपुट खरीदना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिल जाएंगी आपको अपने खेत से ही। एंड आपके जो एनिमल्स हैं उनके जो भी जैसे गोबर हो गया या फिर अदर प्रोडक्ट्स। एंड इट इज़ ए मैथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, आपको ही पता है, और ये इंडियन प्रैक्टिसेस से निकाल कर तैयार की गई हैं और ये 4 पिलर पर आधारित है। 4 पिलर का मतलब देख सकते हो, जीवामृत, बीज अमृत, अच्छेदना, वहापसा, ये सबको एक एक से डिस्कस करेंगे। और बेसिक लॉजिक जो दिया जाता है टू अडॉप्ट द JBNF वो यही कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भाई साहब वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है अराउंड द क्रॉप्स उन सबों का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, तो इनपुट कॉस्ट इससे कम हो जाएंगी, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली आपका जीरो बजट हो गया, है ना। और ये जो कंसेप्ट है ये फेमस की गई महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चरलिस्ट सुभाष पालेकर के द्वारा, और इंडियन बजट में भी 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जिक्र था। बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट वही है कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, दैट इज़ रिक्वायर्ड अंडर केमिकल फार्मिंग। तो केमिकल फार्मिंग में तो वाटर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, आपको पता है, हैवी वाटर डिपेंडेंसी है, तो इसमें बोला जाता है कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फार्मिंग कॉस्ट तो कम करता है, बिकॉज इनपुट कॉस्ट ही कम हो जाता है, दैट्स वाई फार्मिंग कॉस्ट भी कम होगा बाय यूजिंग द इन सितु रिसोर्सेज, जैसे गोबर हो गया या फिर जो स्ट्रॉ हैं उन सब का इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज मैनेज द सॉइल न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी, पेस्टिसाइड्स, तो ये सब की भी हेल्थ बेटर रहेंगी। ये भी आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का एक बेनिफिट है ना। सॉइल न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहेगा, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, पेस्ट, बिकॉज कोई केमिकल्स नहीं यूज होंगे, ठीक है। तो ये जो 4 पिलर जिस पर ये आपका आधारित है, एक तो आपका है जीव अमृत या फिर जीव अमृता जिसको हम कहते हैं। एक बार इसको एक्सपेंड कर लिया जाए, एक सेकेंड। तो देख सकते हो अंडर द जीव अमृत या जीव अमृता जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो हम यूज करते हैं उसको रिप्लेस किया जाएगा विद द काउ डंग एंड काउ यूरिन, जैगरी, पल्स, वाटर, सॉइल, है ना। तो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर क्या यूज होगा? तो काउ डंग यूज होंगे या फिर यूरिन, जैगरी, पल्सेस, इन सब को एक प्रकार से एज ए इंग्रेडिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाएगा। दूसरा है बीज अमृत। तो बीज अमृत में क्या होगा कि जो सीड्स हैं, सीडलिंग्स है, उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, और ट्रीटमेंट इसलिए किया जाएगा कि उन सीड्स पर फंगस या फिर अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर इम्पैक्ट न डाल सके और सीड हेल्दी बना रहे, इसी को कहते हैं बीज अमृत। इसमें कोटिंग की जाती है बेसिकली, है ना, सीड्स की। अच्छेदना में क्या होता है? अच्छेदना में मल्चिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर की डीप प्लाउजिंग करो, बिकॉज डीप प्लाउजिंग करने से जो टॉप सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो मल्चिंग का मतलब वही हुआ कि जो आपके रॉ स्ट्रॉज हैं, है ना, उसको इस्तेमाल करना टू प्रोटेक्ट द सॉइल मॉइस्चर,
नेक्स्ट है वास्पा जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या है कि एयर और वाटर जो है वो सब सॉइल में इंटर करते रहे और इरिगेशन की ज़रूरत कम पड़े, एटमोस्ट एक ही बार इरिगेशन की ज़रूरत पड़े, तो इसके लिए आपका वाप्सा मेथड का यूज किया जाता है सो दैट एरिएशन बना रहे, सॉइल में एयर आता रहे। तो ये जो हमने 4 पिलर डिस्कस किए, जीव अमृत, बीज अमृत, अच्छेदना एंड वाप्सा। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नाटो रशिया टॉक्स एट इम्पैसे अमिड रियल रिस्क ऑफ यूक्रेन वॉर। देख लो फिर से आपका नाटो रशिया आमने सामने, एंड इश्यू क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे। इश्यू आपका वही यूक्रेन क्राइसिस से निकल कर आता है आपका, यानी कि जो क्रीमिया पेनिनसुला, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा यूक्रेन है। तो 2014 में क्रीमिया को तो एनेक्स कर लिया गया था रसिया के द्वारा, तभी से आपका जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गए हैं, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो देख लो आप जो सिलेबस है, कहाँ गया, यहाँ पर आप देखो, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, ये है आपका, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, जो मीटिंग है वो अभी देखने को मिली, और बिकॉज रशिया जो है अब धीरे धीरे अपना जो कम्बैट रेडी ट्रूप्स है वो तैयार कर रहा है, इवन हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट देखने को मिल रही है नियर द यूक्रेन ईस्टर्न बॉर्डर, ये है आपका ईस्टर्न बॉर्डर, है ना। तो क्या इंडिकेट हो रहा है ये, है ना, रियल रिस्क ऑफ यूक्रेन वॉर। तो दैट्स वाई ये अभी आपका मीटिंग हुआ, और इस टॉक्स में नाटो और यूएस ने रिजेक्ट कर दिया है रशियन सिक्योरिटी डिमांड को, कि भाई साहब नहीं, हम इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर ईजिंग द टेंशन ओवर द यूक्रेन। एंड रशिया क्या डिमांड कर रहा है, तो रशिया डिमांड कर रहा है कि जो नाटो है वो विद्रॉ करे अपने ट्रूप्स को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को फ्रॉम द कंट्री जो रशिया के नेबर में आते, जैसे यूक्रेन आते हैं, है ना। तो यहाँ से सब जो नाटो और उनके जो मिलिट्री है इक्विपमेंट से सबको हटाया जाए, तो ये डिमांड है। और अभी तो रिजेक्ट कर दिया गया है रशिया के इन डिमांड को, दैट्स वाई अब जो है मोबिलाइजेशन देखने को मिल रही है इधर। तो सबसे पहली बात तो ये क्राइसिस की शुरुआत कब हुई, क्राइसिस की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी, है ना, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जब रशिया ने क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड तब से यूक्रेन की जो आर्मी है वो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट में देखने को मिल रही है विद द प्रो रशियन सेपरेटिस्ट इन द टू ब्रेकअवे रीजन्स। तो एक तो इधर वाला रीजन हो गया, एक तरफ इधर वाला रीजन हो गया, यहाँ पर कंटिन्यूस जो है डिस्टर्बेंसेस चलती रहती हैं सिंस नवंबर 2014 आफ्टर रशिया नेक्स्ट द क्रीमिया फ्रॉम द यूक्रेन। और 2015 में क्या ओपन कन्फ्लिक्ट जो दोनों के बीच में है उसको रोकने का प्रयास किया गया आफ्टर मिन्स्क टू पीस अग्रीमेंट साइन की गई थी अंडर द मीडिएशन ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मिन्स्क टू क्या है, तो पीस एग्रीमेंट है टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट जो हाईलाइटेड है इन द रशिया एंड यूक्रेन इशू, ये याद रखना है। और ये जो आपका मिन्स्क टू पीस एग्रीमेंट है वो आपका फ्रांस और जर्मनी के मीडिएशन के अंतर्गत आपका साइन हुआ था, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि फाइटिंग जो है उसको ख़त्म किया जाए, रोका जाए इन द रिबेल रीजन्स, एंड जो बॉर्डर है वो जो यूक्रेन के नेशनल ट्रूप्स को दे दिया जाए। एंड इसके लिए यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की बात है टू दीज ब्रेक अवे रीजन सो दैट ऐसी कन्फ्लिक्ट ना हो। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी, उनके स्पेशल स्टेटस को कोडिफाई करने की बात कही गई थी। एंड अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो याद रखना है आपको इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, और ये नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के ग्रुप है एक प्रकार से, है ना, मिलिट्री ग्रुप है। और 1949 में ही इसे बनाया गया था कोल्ड वॉर के दौरान, सो दैट अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्रीज इन मेंबर नेशंस को थ्रेट पहुंचाने का प्रयास करता है तो पूरे मेंबर कंट्रीज डिफेंड कर सके
एंड ये भी याद रखना आपको कि जो नाटो है ये नॉन मेंबर्स को भी डिफेंड करता है। एग्जांपल जैसे यूक्रेन तो मेंबर नहीं है नाटो का, लेकिन नाटो के साथ यूक्रेन ने वर्क किया है ओवर द ईयर्स और अभी फिलहाल आप देख भी रहे हो। तो इसे डिस्कस करने के बाद फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्चेज प्रोजेक्ट निर्मय इन असम। तो प्रोजेक्ट निर्मय आपका असम में लॉन्च हो चुका है। तो बात करेंगे इसकी। सबसे पहली बात तो सिलेबस में आ जाते हैं। तो कहाँ गया हमारा सिलेबस? प्रोजेक्ट नंबर, हाँ, आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 आपका वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर इन द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम। तो ये आप देख सकते हो। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट निर्मय, ये लॉन्च किया गया है विद द कोलैबोरेशन विद पीरमल स्वास्थ्य जो कि एक एनजीओ है एंड सिस्को जो कि एक टेक कंपनी है। और बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में लाया जाए और पब्लिक हेल्थ डिलीवरी को स्ट्रेंथन किया जाए इन द स्टेट। ठीक है। तो निर्मय प्रोजेक्ट की बात करें तो ये डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट है और ये टेली कनेक्शन कंसल्टेशंस, पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सब प्रोवाइड करेगा। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन असम। तो पहली बात तो असम में है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट है और ये टेली कनेक्शन, पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई साहब जो भी लर्निंग्स यहाँ से निकल कर आएगी उसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में शामिल किया जाएगा और उसके बाद एक डिजिटल बैकबोन तैयार किया जाएगा ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द हेल्थ डिलीवरी इन द स्टेट एंड द नेशन एज ए होल। और ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है ना। और इसका बेसिक एम यही है कि जो गैप देखने को मिलता है, जैसे डॉक्टर्स की कमी, हॉस्पिटल्स की कमी है ना, तो उस गैप को खत्म किया जाएगा। बिकॉज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कितने रिमोट एरियाज में जो एडवाइसेस हैं डॉक्टर्स के वो सब पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है, गैप एमंग द स्टेक होल्डर्स को कम किया जाए। डॉक्टर्स पेशेंट्स के बीच जो गैप होती हैं है ना, नॉन एसेसिबिलिटी वाली इशू आ जाती हैं है ना, तो उन सब के गैप को खत्म किया जाए। हॉस्पिटल सिटीजन्स कैसे? बाय कनेक्टिंग देम इन एन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है अमृत, यानी कि एसेसिबल मेडिकल रिकॉर्ड वाया इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। और ये जो आपका अमृत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये इंडिजीनियस यानी कि भारत के ही द्वारा बनाई गई इंटीग्रेटेड हेल्थ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और इसके तहत बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये इंटीग्रेट करेगा कॉस्ट इफेक्टिव, यूनिक, लाइट वेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवर करने का प्रयास किया जाएगा लो कॉस्ट पर टू द भास्ट अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि अर्बन एरियाज में तो चलो ये सर्विसेज मिल जाते हैं, रूरल एरियाज में, अंडर सर्व्ड एरियाज में कैसे पहुंचेंगे? तो ये तभी पहुंचेंगे जब ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो आपका एज ए फैसिलिटेटर बने फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो यही कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो सकेंगे ऑन द हेल्थ, साथ ही साथ हेल्थ सर्विस आउटरीच वो बढ़ सकेगा टू द रिमोट एरिया दैट वेयर प्रीवियसली अनएसेसेबल। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू आवर लास्ट आर्टिकल, रिकॉर्ड ओशियन वार्मिंग इन 2021। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये जो ओशियन वार्मिंग की घटनाएं हैं बढ़ती ही जा रही हैं। 2021 में रिकॉर्ड ओशियन वार्मिंग देखने को मिला। क्या इंडिकेट करता है? क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो दिन ब दिन जो है मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ड्रास्टिक सॉल्यूशन लेने की ज़रूरत ही है जो दिख रही है, बिकॉज इसके काफ़ी ज़्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। और ये जो स्टडी है बेसिकली स्टडी से आई है निकल के। सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहली बात तो ये, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस तो आपका इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो आप देख सकते हो अभी हाल ही में एनुअल ओशियन हीट कंटेंट स्टडी की गई और इसमें रिपोर्ट आया है कि जो ओशियंस है यानी कि समुद्र वो अनएम्बगस इंक्रीज उनमें देखने को मिल रहा है हीट का, यानी कि जो
ओशियन सरफेसेस हैं उसमें जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है सिंस द 1980s। और देख सकते हो 8 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला है वार्मिंग रेट में इन द पीरियड 1986 से 2021 एज कम्पेयर टू द पीरियड 1958 से 85। तो देख सकते हो 1958 से 85 में जो आपका रेट ऑफ वार्मिंग था और अभी जो 1986 से 2001 के पीरियड में जो रेट ऑफ वार्मिंग है वो 8 टाइम्स है देन द प्रीवियस पीरियड विच वी मेंशनड। 8 गुना इंक्रीज हुआ है वार्मिंग रेट में, आप समझ सकते हो। और इतना ही नहीं, अपर 2000 मीटर्स यानी कि जो ओशन सरफेसेस हैं, है ना, इसके अपर 2 किलोमीटर सरफेस की बात करें तो इसने लगभग अकेले 2021 में 235 जेटा जूल्स हीट एब्जॉर्ब किए हैं, जो कि बराबर है टू द हीट ऑब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1981 से 2010। आप समझ सकते हो अकेले 2021 में ये 1981 से 2010 के पीरियड को बराबरी कर रहा है, तो आप समझ सकते हो। एंड अगर हम बात करें ओशियन वार्मिंग की, तो ओशियन वार्मिंग का तो मतलब यही होता है कि जो भी एक्सेस हीट निकल रहे हैं फ्रॉम द GHG एमिशंस यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है ओशियन के द्वारा, तो ओशियन टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है। और ओशियन हीट का बढ़ना वो इंडिकेट करता है कि क्लाइमेट क्राइसिस कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और ये जो है आपके बेटर इंडिकेटर होते हैं क्लाइमेट क्राइसिस के, ये तो मैंने आपको बताया है ही, एज कम्पेयर टू द अदर मेथड जैसे एल नीनो, ला नीना। तो ये सब तो आपका कभी कभी होने वाला इवेंट है, तो ये आपको बेटर जानकारी नहीं देगी, लेकिन ओशियन हीट जो है आपको बेटर इंडिकेटर प्रोवाइड करती है। ये क्वेश्चन भी आया बेसिकली। और आप देख सकते हो ये जो आपका एल नीनो है, ला नीना है, उतना ज़्यादा ये रोल ओशियन वार्मिंग में नहीं प्ले करता है, क्योंकि एल नीनो में क्या होता है, आपका ओशियन हीट को रिलीज करता है, तो काफ़ी कम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यही दूसरी फेज में देख सकते हो ला नीना में वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हीट को लेकर कहाँ लेके जाता है, सब सरफेस वाटर में लेके जाता है। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ओशियन वार्मिंग की, तो पहली बात तो सी लेवल राइज। तो सी लेवल राइज कैसे, जैसे जैसे आपका हीट बढ़ता जाएगा एब्जॉर्प्शन, तो जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते जाएंगे। अब ग्लेशियर मेल्ट होंगे, पानी बनेंगे, तो क्या होगा, सी लेवल राइज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने के कारण आप देखते हो कि थर्मल एक्सपेंशन होता है वाटर का। जब आप वाटर को हीट करते हो तो वाटर जो है एक्सपेंड होने का प्रयास करता है ना, तो वही हो गया थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो इसके कारण आपका सी लेवल राइज हो जाएगा। एंड वेरियस एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे पावरफुल स्टॉर्म्स, हुरिकेन्स, ये सब आने लगेंगे, बिकॉज इन सबको एक हायर टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। जैसे साइक्लोन की बात कर ले, 27 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। अब टेम्परेचर बार बार अगर 27 डिग्री रहेगा तो वो फ्रिक्वेंटली आते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे साइक्लोन, है कि नहीं। एंड ओशियन स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ जाएगा। एंड इफेक्ट ऑन मेरीन लाइफ, ये तो है ही है, बिकॉज आपका जैसे जैसे ओशियन लेवल राइज करेंगे या फिर ओशियन वार्मिंग करेंगे तो लेस ऑक्सीजन जो है डेप्थ में पेनिट्रेट करेंगे एंड सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रभावित होंगे। तो क्या किया जाना चाहिए फॉर रिड्यूसिंग द ओशियन वार्मिंग, तो एक तो असेसमेंट करो, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये सब तरीके अपनाया जाए। साथ ही साथ नेट जीरो कार्बन एमिशंस को हासिल किया जाए, सो दैट ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोका जाए, कम किया जाए। एंड मिटिगेशन टारगेट को अचीव करना होगा, जो भी पेरिस एग्रीमेंट में आपका बातें कही गई हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 डिग्री तक राइज को लिमिट करना है, तो उसको भी अचीव करना जरूरी है, हालांकि लग नहीं रहा कि अचीव होगा। साथ ही साथ मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश किए जाएं और वहाँ पर एडेप्टिव मेजर्स लाए जाएं। तो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आर्टिकल्स डिस्कस की, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, आई थिंक। सो फ्रेंड्स,
Thank you very much for the discussion.